फ्रिक्शन क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो सरफेस मान लेते हैं, एक सरफेस ये है सरफेस वन, के नीचे एक और सरफेस है, ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है ना, स्लाइड करती जैसे ये हाथ एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। तो इनके रफनेस की वजह से इनके बीच में एक फोर्स लगता है। अब ये फोर्स कैसा होता है? देखो, ये सरफेस वन नहीं, वो इधर की ओर स्लाइड कर रही है, तो एक फोर्स जनरेट होगा जो इसको इधर जाने से रोकेगा, डायरेक्शन में, ठीक है? और इस सरफेस क्योंकि इधर की ओर जा रही है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसे इधर जाने से रोकेगा, ठीक है ना? ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ सरफेसेस, इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स, और ये जनरेट होता है रफनेस ऑफ द सरफेस पे, क्लियर है? हम्म। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, वो डिपेंड बहुत सारी बातों पे करता है, लेकिन यहाँ पे एक बात हम मेन बता देते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया पे, है ना? अब जो दो पेयर ऑफ मीडिया है, मतलब जो medium के, मतलब जो भी दो सरफेसेस हैं, उन दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि ग्लास के लिए फ्रिक्शन ये होता है, नहीं। ग्लास का रबर के साथ फ्रिक्शन कुछ और होगा, ग्लास का कंक्रीट के साथ फ्रिक्शन कुछ और होगा, ठीक है? हम्म। ग्लास का वुड के साथ फ्रिक्शन कुछ और होगा। यानी जो और फ्रिक्शन फोर्स होता है वो पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है, क्लियर है? ठीक है। हम्म। अब ये तो हो गया फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग, जिधर की या स्लिपिंग, जिधर की ओर बॉडी स्लिप कर रही है उसके हमेशा अपोजिट होता है फ्रिक्शन के। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये पूछता है कि मान लेते हैं एक आदमी चल रहा है, मान लो कोई हम्म। आदमी है, ठीक है, वो चल रहा है रोड पे, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके पैरों पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन। बस गलत हो गया। आगे की तरफ चल रहा है ना। हाँ, इधर की ओर चल रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? पीछे की तरफ ही तो गलत है, रहेगा। ये नहीं लगेगा। जब क्यों? कोई आदमी इधर की ओर चल रहा होगा तो उसके पैरों पे फ्रिक्शन भी आगे की ओर लगेगा। क्यों लगेगा? ये तुम खुद सोचो। फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है? अपोजिट टू द स्लिपिंग लगता है। अपोजिट टू द मोशन नहीं याद रखना, अपोजिट टू द स्लिप याद रखना है। तो अच्छा, तो देखो, पैर पीछे की तरफ। हाँ, जब तुम चलते हो तो पैर ऐसे रखते हो, फिर पैर को पीछे की ओर स्लिप करते हो ना, हम्म। तभी तो आगे की ओर बढ़ पाते हो। हम्म। तो जब तुम पैरों को स्लिप करोगे पीछे की ओर तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की ओर। आगे की तरफ। समझ बात की नहीं आई? हम्म। बोलो। इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिकी, ताकि जो है इंसान कंफ्यूज हो जाए। यही याद रखेगा कि अपोजिट टू द मोशन होता है, ठीक है? और फ्रिक्शन देखो यहाँ पे भी ऐसे, ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखो, दो सरफेसेस है, दोनों पे फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लग रहा है। ऐसे सोचो, एक चादर बिछी, उसके ऊपर एक और चादर बिछी हो, जब एक चादर, ऊपर वाली चादर को तुम खींचोगे तो ऊपर वाली चादर नीचे वाली चादर की वजह से अपोज होगी, रेजिस्ट होगी, ठीक है? तो हाँ। ऐसा लगेगा कि हम जो हम चादर खींच रहे हैं उसको जैसे कोई और खींच रहा है अपोजिट डायरेक्शन, जबकि नीचे वाली अमन। चादर उसके साथ आगे आना चाहेगी, है ना, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लग रहा हम्म। है। हाँ कुछ कह रहे हो? जैसे कोई बॉडी रखी हुई है हम्म, बट स्लिप नहीं हो रही है, तो क्या उस टाइम पे उस पर फ्रिक्शन लग रहा होता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी सिर्फ रखी हुई है, ठीक है, और उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, ठीक है, हम्म। तो क्या उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा? अगर बॉडी रखी हुई है उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है? और जैसे ही बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है? अगला टॉपिक हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको इसी टॉपिक से समझ बता देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है, जाहिर सी बात है ये सरफेस हमारा रफ सरफेस, और मान लेते हैं इस पे बॉडी रखी हुई, ठीक? इस बॉडी का वेट है mg, ठीक है? और जाहिर सी बात है वेट mg है, तो सरफेस जिस भी पॉइंट पे रखा हो, मतलब जिस भी पॉइंट पे ब्लॉक रखा हुआ जिस भी सरफेस पे, वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते नॉर्मल। फ्रिक्शन। हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है डायरेक्शन। अब क्या है कि जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाते हैं एफ, मान लेते हैं थोड़ी देर ये फोर्स ना इंक्रीसिंग फोर्स, तब हम इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू,
है ना। मान लेते हैं ये जो एफ है तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं तो से ऊपर की ओर। पहले ये एफ जीरो था, फिर धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब फोर्स जीरो था, देखो अगर इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, ये जो बॉडी है ना, पे कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। अब मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स को मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉडी रखी, मान लेते हैं ये, ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया, ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, अभी कोई फोर्स नहीं लगाया, जीरो है तो कुछ नहीं, फिर मैंने इस फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज किया, अब थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन बॉडी मूव नहीं करी, थोड़ा और बढ़ाया फिर नहीं मूव करी, लेकिन हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते उतना कर दिया कि बॉडी हल्का सा मूव कर गई, है ना, या जस्ट अबाउट टू मूव है। तो मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स मैंने इतना लगाया कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। इसको एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मान लो कोई हमारे पास घर में भारी अलमारी है, अब उस पर हम फोर्स लगा रहे हो, हिली नहीं रही, हिली रही, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, तो उस पॉइंट पे जब हल्का सा बिल्कुल जो है अलमारी हिलेगी तो उसे हम कहेंगे जस्ट अबाउट टू मूव है। तो उस समय जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा एफ आर, है ना, इस फ्रिक्शन को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये ये क्या है, इसको हम शॉर्ट में लिखें तो फ्रिक्शन एक्टिंग, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, तो जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ आर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन आर के, और जब हम एक प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू एस, म्यू एस आर, जहाँ पे म्यू एस जो है हमारा, तो हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और ये जो पैरामीटर है, ये वही पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ तो बस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये डिपेंड करता है पेयर ऑफ मीडिया पे, है ना। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, तो आंसर है नहीं, ना, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये आया। आप ये भी कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि कोई सरफेस किसी बॉडी पे लगा सकता है। आप ये कह सकते हैं इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन which the body, a surface can exert on, किसी बॉडी पे कोई सरफेस कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है, वही हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे ये चीज पूरी समझ में आ क्या है। जैसे एक प्रॉब्लम लिया मैंने कि एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 किलोग्राम का, इस पे एक सरफेस पे जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन 0.1 है, और इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है एक्सटर्नली, हमको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बता। अब इसका वेट 10 जी नीचे की ओर लग रहा होगा, रिएक्शन ऊपर की ओर जनरेट हो रहा होगा। तो अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें, ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें क्या आना चाहिए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आना चाहिए म्यू एस इंटू आर, जो जाना चाहिए म्यू एस है 0.1, आर है 10 इंटू 10, यानी कि आ जाएगा 10 न्यूटन, आ जाएगा 10 10 न्यूटन। न्यूटन। अब देखो अगर इस पे, अब अगर हम ये सोचे कि ये फ्रिक्शन फोर्स पे लग रहा है, तो मान लो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगेगा, लगेगा ना। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि इस पे रिजल्टेंट
तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? 8 न्यूटन नहीं होना 8 चाहिए। न्यूटन, तो 8 न्यूटन। तो इसका मतलब ये बॉडी बिना आपने कम फोर्स लगाया है और ये ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स से रुकी हुई है, ठीक है। और फिर भी इस पे रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन लग रहा, तो ये बॉडी ऑटोमेटिक मूव करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन मूव नहीं कर रही है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब है कि टोटल फोर्स उस पे क्या है? 0 है। 0। तो इसका आंसर ना 10 न्यूटन है, ना इसका आंसर 12 न्यूटन है, ना 8 न्यूटन है। इसका आंसर है कि सिंस यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो एक्सटर्नल के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर है 2 न्यूटन, ठीक है। आंसर है 2 न्यूटन। आपको ये याद रखना है कि क्या याद रखना है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, तो हमेशा लेस फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है किसी बॉडी पे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू इन फ्रिक्शन के equal होता है, अच्छा हाँ यार। है ना? ये ध्यान रखना है। हाँ यानी कि अगर पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो और फिर देख लो कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स कम है, तो जितना बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा होगा उतना ही जितना उस पर एक्सटर्नल फोर्स है। इस हिसाब से तुम खुद ही सोचो, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो पे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक। अगर इस बॉडी पे 10 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन, मान लो 15 न्यूटन फोर्स लग रहा होता, कितना लग रहा होता? 3 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया था? 10 न्यूटन, तब इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता वो 10 ही न्यूटन होता। कितना होता? 10 न्यूटन, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो ये सरफेस इसको प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है? हम्म, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। बात समझ? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एक और फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, कोई इसका आंसर बता सकता है कौन सा होता है? चलो हम ही बता देते हैं। एक होता है बायोंस फोर्स, ठीक है, जो हाँ लिक्विड पे लगता है, वो भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर किसी बॉल को, मान लेते हैं बॉल है, उसको पानी में हम जबरदस्ती डुबो दें, ठीक, तो जितना जो उस फोर्स पे अप्लाई करेंगे। जो उस पे बायोंस फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम बायोंस फोर्स, ठीक है। बात समझे कि नहीं? तो उस बॉल पे जो मैक्सिमम बायोंस फोर्स जितना भी है, से बायोंस फोर्स या तो कम लगेगा उसी के बराबर लगेगा, ठीक है। ये काम ये यही सेम लॉ बायोंस फोर्स पे भी काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है जब बॉडी रेस्ट पे हो तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब है जब बॉडी मोशन में, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है तो जो उस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा उससे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला वही रहेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के आर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ म्यू के वर्ड और आ गया है, म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू के की वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा म्यू एस से लेस देन या इक्वल टू। ज्यादातर क्वेश्चन में हमको म्यू के और म्यू एस दो अलग अलग क्वांटिटी नहीं देता है, हमको सिर्फ म्यू दे देता है, तो हम दोनों केस में सेम मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस अलग अलग दे रखा है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि लिमिटिंग फोर्स जब लगा निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो तो म्यू एस से ही निकलेगा, स्टैटिक से ही, है ना? अमन, हाँ म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है? हाँ, म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। क्या आएगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एक ग्राफ बनाए? तो कुछ ऐसा आता है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स ले रखा है, डायरेक्शन में मैंने फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एफ आर लिमिटिंग को ये जो हमारा पॉइंट है ये मान लेते हैं एफ आर लिमिटिंग को,
लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब हमारा फोर्स जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा, जैसा भी हमने पीछे बताया। अब जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे हम, वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। और कैसे बढ़ेगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये एंगल 45 होगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ होगा, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, मतलब इस केस में एक्सटर्नल फोर्स बराबर है फ्रिक्शन फोर्स के। लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ना पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस है, उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगी, और जैसे ही बॉडी मोशन में आ जाएगी तो ये वाला फ्रिक्शन काम करने लगेगा, डायनेमिक, ठीक है। और डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉप आएगा हल्का सा, और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। या डायनेमिक फ्रिक्शन कह दो या काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि कांस्टेंट है, क्लियर है। तो ये जो ड्रॉप आ रहा है, इसी से तुमको याद रखना है, जो डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, हमसे ही पता चल रहा है, जब बॉडी रोल करते हुए जा रही होगी तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन। मान लेते हैं एक बॉडी है, का रेडियस जो है ना वो कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर है, मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर है। या ये जब ये रोल कर रही है इस पे, ये रोल करके आगे जा रही है, तो जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अभी इस पे एक वो क्वेश्चन बात करेंगे कि जब कोई बॉडी रोल कर रही होती तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होता, तो अभी बताएंगे कि किधर लग रहा होता है। मान लेते हैं फिलहाल ये रोल करके जा रही, तो फ्रिक्शन जो भी लग रहा है इधर या इधर, जो भी लग रहा है, फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन है। और इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर इंटू आर बाई स्मॉल आर। यहाँ पे आर हमारा वही है नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर हमारा रेडियस है बॉडी, म्यू आर हमारा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। से एक और बात पता चल रही है, देखो म्यू एस एंड म्यू के जो थे आर यूनिट एंड डायमेंशन लेस, ये दोनों यूनिट एंड डायमेंशन लेस थे, ना इनमें यूनिट थी ना डायमेंशन। क्यों? एफ आर का फॉर्मूला एफ आर का फॉर्मूला क्या था, म्यू एस आर था। तो फ्रिक्शन है, ये फोर्स है, और रिएक्शन भी तो एक फोर्स है, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बट म्यू आर जो है एज डायमेंशन ऑफ, इसकी डायमेंशन की होती है लेंथ की, तो ट्रिकी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मान लेते हैं हमको दे दिया और उसमें से पूछ लिया कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, और उसमें म्यू एस और म्यू के ना दे के म्यू आर दे दे, और इंसान सोचे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, उसको इग्नोर कर दे, ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला एक छोटा सा टॉपिक ये है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है जब कोई बॉडी रोल करती है, ये एज अ एग्जाम्पल पूछा जाता है। मान लेते हैं एक साइकिल है, ये हमारी साइकिल, और ये साइकिल से चल रही है, तो इसको चला रहा है। दो केसेस मान लेते हैं, एक केस में साइकिल को पैडल किया जा रहा है, साइकिल को हम क्या कर रहे हैं, पैडल कर रहे हैं। एक केस में साइकिल को पैडल नहीं कर रहे हैं, नॉट पैडलिंग, या पैडलिंग स्टॉप कर दिया, पैडलिंग जो स्टॉप कर दी। अब हमको इन दोनों केस में फ्रंट टायर और रियर टायर में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। जब पैडल कर रहे होंगे तब फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी, और जब पैडल नहीं कर रहे होंगे या जब पैडल स्टॉप कर चुके होंगे तो फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो क्या होना चाहिए, तुम लोग सोच के बताओ, 1 मिनट के पॉज दे। तो जब हम पैडल कर रहे होंगे तो क्लियर है कि जो पैडलिंग का फोर्स होता है वो बैक से जाता है, ठीक है।
अब ये पैडलिंग करना बिल्कुल चलने जैसा है। जब हम चलते हैं तो अपने पैर को पीछे की ओर ऐसे स्लिप कराते हैं ना, एक फोर्स पीछे की ओर लगाते हैं जिसके रिएक्शन में हमें आगे की ओर पुश मिलता है, तब हम आगे चलते हैं ना। वैसे ही समझो जब हम पैडल कर रहे होंगे ना, तो ये जो टायर है एक्चुअल में ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। टायर तो ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा होगा। जब ये टायर ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा तो ये ग्राउंड पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। इसकी वजह हाँ। से जो ग्राउंड है उसे रिएक्शन दे रही होगी या फ्रिक्शन दे रही होगी आगे की ओर, ठीक है। तो पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, लेकिन जो आगे वाला टायर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए मूव कर रहा है, ठीक है। और इसलिए इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। तो वाइल पैडलिंग इस पे फ्रिक्शन इधर की ओर और इस पे फ्रिक्शन इधर की ओर। और जब पैडल नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या करता है, ऐसे चार डायग्राम बना देता है और कह देता है पैडलिंग के दौरान फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। एक में ऐसे बना देगा, एक में ऐसे बना देगा, एक में ऐसे बना देगा, एक में ऐसे बना देगा। क्लियर है? तो अमन फ्रिक्शन की डायरेक्शन वाले क्वेश्चन एक अमन चलने, हाँ। अमन पैडलिंग जब स्टॉप करता है तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में गलत नहीं बनाई तुमने? नहीं, सेम। ओ सॉरी, हाँ उल्टा बना दी। वही देखिए, तो, क्योंकि हाँ वो, पैडलिंग से तो गाड़ी रुकती है ना साइकिल। हाँ सही कह रहे हो, सब पीछे। क्लियर है? तो हमने जल्दी बना दिया था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है। इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स आउट पीछे होगा, ठीक है। इसका वेट जो होगा और काम कर रहा होगा, तो इसका वेट मान लेते हैं इसका मासा में, तो इसका वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर काम कर रहा होगा, अब ठीक है। अब अगर हम नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकाल, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन और ये जो फ्रिक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों वेक्टर से, और फिर उनका जो डायगोनल होता है वही तो रिजल्टेंट होता है। ये जो आएगा ये होगा हमारा रिजल्टेंट ऑफ एफ आर एंड आर, एफ आर और आर का रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है एफ आर और आर का, ये आर के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या होगी, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ। क्लियर है? अब ये अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम निकालना चाहें, बहुत आसान है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ये भी तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। tan थीटा से tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा हो जाएगा एफ आर अपॉन आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन आर। अब tan थीटा हो जाएगा, एफ आर हम जानते हैं म्यू एस आर होता है ना, और आर 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 कट जाएगा, ठीक है। तो म्यू एस आ जाएगा tan थीटा के बराबर। क्लियर है? यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर हमको पता है तो उसका tan हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देगा। हम यहाँ पे एजम्पशन करके चलने की जो एक्सटर्नल फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा या इक्वल है, ठीक है। तभी ये एक्सटर्नल फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा या इक्वल नहीं होगा, इसमें ये फ्रिक्शन म्यू आर के बराबर नहीं होगा, है ना। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी मोशन करने वाली है या कर रही है, ठीक है। तो बॉडी मोशन करने वाली है या कर रही है, उस केस में ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया। क्लियर है? अगर हम ये पूछें कि ये जो रिजल्टेंट है ये कितना है, इस रिजल्टेंट को नाम देते थे, मान लेते हैं एस। अगर हम ये पूछें कि ये एस कितना है, तो एस होना चाहिए अंडर रूट एफ आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एस इक्वल टू होना चाहिए एफ आर स्क्वायर। तो एफ आर कितना है, एफ आर हमारा है यू एस आर एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एस इक्वल टू हो जाएगा आर कॉमन अंडर रूट
यूएस स्क्वायर प्लस 1 इस इक्वल टू आ जाएगा एम जी ब्रैकेट में अंडर रूट। तो अगर रिजल्टेंट पूछ ले तो ये हो सकता है ना। तो हम चाहे तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन साइन या tan साइन या कॉस के टर्म में निकालना चाहें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा तो कुछ और फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ आगे बढ़ अमन अमन सर बताइए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसे जो रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा, ये तब एक पूछा है। सबसे ज्यादा बड़ा तो ये होगा स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ये लिमिटिंग सबसे फ्रिक्शन है क्योंकि ये मैक्सिमम कम फ्रिक्शन है। रोलिंग होता है, सबसे कम। हाँ सबसे कम रोलिंग होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इसका अगर कंपैरिजन बनाना चाहें तो हम ऐसा एफ एस सबसे ज्यादा है, एफ के उससे कम है और एफ आर सबसे कम है, ठीक है ना। और ये लिमिटिंग। जनरल वो भी है कि रोल करते हैं तो बॉडी पे फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। ज्यादातर अगर कोई बॉडी रोल कर सकती है तब जैसे सिलेंडर किसी को ले जाना होता है तो खिसका के ना ले जाके उसको रोल करते हुए ले जाता है ना पैर से। हाँ एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखी है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास m है। और इस इंक्लिनेशन को, ये एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फा है, इस इंक्लिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। पहले अल्फा इतना था, फिर मैंने क्या किया, अल्फा को थोड़ा बढ़ा दिया, मान लेते हैं अल्फा बढ़ा दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा अल्फा को और बढ़ा दिया। ऐसे हम अल्फा को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारा मोबाइल है, ठीक है। तो कोई बॉडी रख लेते हैं, तो मान लेते हैं एक प्लेन है, इस पे एक बॉडी है, रबर रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ा रहे देख रहे हैं रबर स्लिप नहीं कर रहा है, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, और जैसे ही स्लिप कर गया उसी पे रुक गए, ठीक है। देखो अभी तक नहीं बढ़ा था और इस एंगल पे स्लिप होने लगा, इसे कहेंगे अबाउट टू मूव। तो जिस एंगल पे ये अबाउट टू मूव है उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर है। तो नहीं क्लियर हुआ क्या? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, ये जो इंक्लिनेशन था इसको बढ़ाया, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया, और जिस पॉइंट पे ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होगी, जस्ट अबाउट टू स्लिप कह दो, मूव कह दो, अबाउट टू स्लिप, है ना, उस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे। और उस केस में ये जो अल्फा आर होगा इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल ऑफ रिपोज को हम अल्फा आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो एक्चुअल में स्टैटिक सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज एक नया तरीका है या एक अल्टरनेटिव है एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का किसी सरफेस, ठीक है। तो अभी हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो अगर इसका मास m था तो इसका वेट mg नीचे क्यों लग रहा था, ठीक है। बोलो। और यहाँ पे जब तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सरफेस ऐसे इंक्लाइंड है ना, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा r तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है r। अगर ये एंगल अल्फा r है तो ये एंगल भी अल्फा r होगा। अब इसको रिजॉल्व कर ले तो इधर आएगा mg cos अल्फा r, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin अल्फा r। जब ये बॉडी नीचे की ओर स्लिप करेगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ऊपर क्यों लगे, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लीप है, जब भी कोई बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लीप हो, जस्ट अबाउट टू मूव हो, उस केस में एक्सेशन हम जीरो मानते हैं। अब भले ये बॉडी नीचे आ रही है लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं एक्सेशन जीरो है, ठीक है। अगर हम एक्सेशन जीरो ना मान रहे होते तो ऐसा होता कि ये नीचे आ रही तो एक्सेशन ए ऐसे लेते और फिर कहते कि एम जी साइन अल्फा आर नीचे की ओर है, एफ आर उसको अपोज कर रहा है, तो ये माइनस ये इक्वल टू एम ए, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये एम ए नहीं लेंगे, यानी कि सीधे सीधे ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा आर जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा एफ आर के, साइन अल्फा आर हो जाएगा। एफ आर फॉर्मूला होता है म्यू एस आर या म्यू आर साइन अल्फा आर, अब म्यू एस आर की जगह आ जाएगा, देखो आर के जस्ट अपोजिट है एम जी कॉज अल्फा आर, जी कॉज अल्फा आर आ जाएगा। अब देखो रिएक्शन एम जी कॉज अल्फा आया,
रिएक्शन केवल mg नहीं आया, इसीलिए जब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लिखा था म्यू आर तो यहीं पे छोड़ दिया, पर हमने आर की जगह mg नहीं लिखा था। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg लिख दिया, क्योंकि ये इसके लिए तो काम कर रहा है म्यू mg, लेकिन इसके लिए म्यू mg काम नहीं करेगा, इसके लिए म्यू mg कॉस, इसलिए ये हमेशा लगाना है, ये ना लगा देना। ये तभी लगेगा जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से mg mg कट जाएगा, साइन के नीचे कॉस ले ऑफ tan अल्फा आर हो जाएगा, म्यू एस tan अल्फा आर। म्यू एस हम जानते हैं tan थीटा होता है, थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो पीछे बताया एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। tan दोनों तरफ से हटा दो तो अल्फा आर इक्वल टू थीटा आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस का अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो उस सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो, जिस मेथड से, जैसे हमने मेथड बताया उस मेथड से। तो जो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा वही, जो भी एंगल ऑफ रिपोज आएगा वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? मान लेते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास है m, ब्लॉक का मास क्या है m। एम। ऐसे सोचो कि तुमको इसको मूव कराना है। अब तुम ऐसे सोचो कि ये तुम्हारी हाइट से ये नीचे है, हमारी जो हाइट है तो ये नीचे रखा हुआ है। तो दो तरीके हैं इसको खींचने के। एक तरीका है इससे रस्सी बांधो और इसको खींचो, और दूसरा तरीका है कि इस पे ऐसे झुक के इस पे फोर्स लगाओ, है ना। तो मान लेते हैं अभी हम पुश वाला केस देख रहे हैं। मान लेते हैं इसमें आपने क्या किया, ऐसे है, क्योंकि आपकी हाइट ऊपर है ना, तो ऊपर से आपने नीचे की ओर ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो आपने ऐसे रखे और ऐसे फोर्स लगा के इसको खिंचाने की कोशिश, फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहा होगा ना, तरीके से आपने फोर्स लगाया। अब मान लेते हैं ये जो फोर्स आपने लगाया है ये हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे या अल्फा एंगल पे काम कर रहा है। इधर के लिए मान लेते हैं ये फोर्स जो है वो बीटा एंगल पे काम कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये भी हम मान लेते हैं कि जाहिर सी बात है जब हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसमें एक्सेशन जो जनरेट हो रहा है वो ए हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो फोर्स है वो इतना ज्यादा है, ठीक है, कि बॉडी को मूव भी करा रहा है और सम एक्सेशन ए से मूव करा रहा है, जैसे कोई पोछा नहीं लगाता दौड़ते हुए, ठीक, वैसे ही, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम पहले क्या करेंगे, इस फोर्स को निकालेंगे एक्सेलरेशन के टर्म में। फिर हमसे अगर कहे कि मिनिमम फोर्स कितना लगना चाहिए, मतलब कम से कम कितना फोर्स लगना चाहिए, यानी कि हम ये करना चाह रहे हैं कि कोई हैवी बॉडी है उसको तुम मूव कराना चाह रहे हो, तो तुम इस चीज की चिंता नहीं करोगे कि उसमें एक्सेशन है या नहीं, बस ये सोचोगे कि ये कैसे कैसे मूव हो जाए, यहाँ से आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो उस केस में जब आपको तब ऐसा लिमिटिंग फोर्स निकालना होगा तो पहले आप एक्सेशन को जीरो लोगे, ठीक है। तो जीरो एक्सेशन, तो जब एक्सेशन को जीरो लोगे तो तब मिनिमम फोर्स वाला एक तो क्राइटेरिया आ ही जाएगा। और उसके बाद भी एक और केस आएगा कि हम इस फोर्स को किस एंगल पे लगाएं ताकि हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़े इस बॉडी को मूव कराने के लिए। अच्छा। समझे कि नहीं? तो वो भी देखेंगे। पहले इसको इसका डेरिवेशन करो फिर बता। तो हमने फोर्स इस डायरेक्शन लगाया था बीटा एंगल पे। अब देखो इसका वेट जो होगा वो mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा, इसका वेट स्मॉल mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा और रिएक्शन r ऊपर की ओर काम। अब ये जो फोर्स हमने बनाया है, फोर्स को अगर हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में है? और अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा एफ कॉस बीटा इस डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में आएगा एफ साइन बीटा, आएगा ना, ठीक है। अब जब एफ कॉस बीटा इधर आएगा और ये ए एक्सेशन से इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। तो अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो रिएक्शन ऊपर की ओर है, रिएक्शन हमारा ऊपर की ओर है आर इक्वल टू, और इसके जस्ट अपोजिट है mg और एफ साइन बीटा। रिएक्शन बराबर है mg प्लस एफ साइन, ठीक है। अब रिएक्शन बराबर है mg प्लस एफ साइन बीटा और ये इक्वेशन 1 हो गई।
और इधर देखो फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है और एफ कॉस बीटा इधर की ओर लग रहा है, लेकिन ये ए एक्सेशन से इधर जा रही है, यानी कि एफ कॉस बीटा ज्यादा है फ्रिक्शन से कम। हाँ, एफ कॉस बीटा माइनस एफ आर टू एम ए, ठीक है। एफ हाँ, कॉस बीटा माइनस एफ आर की जगह होना चाहिए म्यू आर एम ए, एफ कॉस बीटा माइनस म्यू आर की जगह क्या हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन बीटा। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन अगेन बदल गया क्योंकि फोर्स हमने किसी और डायरेक्शन लगाया, ठीक है। इसलिए रिएक्शन को हमेशा एम जी से ना रखना। तो बेसिक प्रॉब्लम होती है उसमें ज्यादातर रिएक्शन एम जी के ही बराबर होता है, दिमाग में बैठ जाता है कि रिएक्शन की जगह तो एम जी रखना है, ऐसे गलती हो जाती है, ठीक है। का ध्यान रखना, रिएक्शन हर बार एम जी नहीं होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो ये आ गया है एम जी प्लस एफ साइन बीटा, यहाँ रख दिया एम ए एफ कॉस बीटा एस म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन बीटा टू एम ए हो जाएगा। अब ये म्यू एम जी इधर आके ऐड कर जाएगा और एफ कॉमन हो जाएगा तो एफ को फॉर्म हो जाएगा एम ए प्लस म्यू एम जी ऑन कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। यानी इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस बॉडी मूव कराने के लिए। क्लियर हो रही बात? हाँ, ठीक है, तो हम थोड़ा सा अमन, हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या गड़बड़ लगी? अब पुशिंग फोर्स में नीचे cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा आता है आई थिंक। क्या अच्छा हाँ माइनस ही तो आ रहा है ये देखो, ठीक है, ये माइनस आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम चाहें तो। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि म्यू की जगह हम लिखते हैं tan थीटा। लो म्यू की जगह हम क्या लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा। ये थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अगर हम लिख दे म्यू की जगह tan थीटा, थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू की जगह लिख देते हैं tan थीटा, थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये आ जाएगा एफ इक्वल टू, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्यों क्या आ जाएगा tan थीटा की जगह लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस, ठीक, और एलसीएम लेंगे, यहाँ कॉस बीटा और कॉस थीटा आएगा माइनस साइन बीटा साइन थीटा आएगा, और जो नीचे कॉस होगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी आ जाएगा एम एम कॉमन ले लो ए प्लस म्यू जी, बाहर आएगा कॉस थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन बीटा साइन थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्म क्या जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। तो इस डायग्राम में हम ये थीटा कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस डायग्राम में थीटा नहीं दिख रहा है क्योंकि थीटा क्या है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अगर हमको इस डायग्राम में एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनाना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको और ये जो रिएक्शन है इसको आपस में मिला लो और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो जितना एंगल बना रहा है वो थीटा है ना। थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है फ्रिक्शन और रिएक्शन के रिजल्टेंट का रिएक्शन के साथ एंगल। और हमने ये देखा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू उससे हम म्यू निकाल सकते हैं, यानी म्यू इक्वल टू tan थीटा हमने पीछे डेराइव किया था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इस म्यू की जगह tan थीटा रखे दे रहे ठीक ठीक और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे तो ये फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। अब इसको जरा हम मिटा रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक साइन का चेंज आएगा कर हाँ, बस। अगर हम फुल करते ये बॉडी ऐसे होती है और इस पे हम क्या करते इस डायरेक्शन में लगाते हैं एफ और ये एंगल बीटा होता। अब एम जी अपनी ही तरह नीचे की ओर लग रहा होता, रिएक्शन वैसे ही आर ऊपर की ओर लग रहा होता, ठीक है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता। अब क्या होता ये कि जो एफ कॉस बीटा इधर की ओर आता और एफ साइन बीटा ऊपर की ओर आता। देखो इस केस में आर प्लस एफ साइन बीटा इक्वल टू हो जाता एम जी के बराबर हो जाता ना, यहाँ से आर जो आ जाता वो आ जाता एम जी माइनस एफ साइन बीटा, जबकि इसमें जो आर आया था वो आया था एम जी प्लस एफ साइन बीटा आया था। अब हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू इंटू आर होता है, यानी जिस केस में रिएक्शन ज्यादा होगा वहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा।
और अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो आपको बॉडी को मतलब मूव कराने में भी फोर्स ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इस केस में अगर हम सिर्फ नॉर्मल कंपेयर करें इस केस में और इस केस में फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो आंसर है इस केस में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इस केस में आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, कम लगाया। ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल पूछें कि पुश और पुल करने में, ठीक है, में फोर्स ज्यादा किसमें कम लगाना होगा, ठीक है। तो आंसर ये है कि पुश करने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश करके मूव कराने में, इसीलिए जब पोछा लगाते हैं ना तो पुश करके लगाते हैं ताकि वो सरफेस से और ज्यादा चिपक के चले, ठीक है ना। कि पुल करने में हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझो, जैसे अगर अलमारी होती बड़ी सी, उस केस में हम्म पुश और पुल में किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, पुश में या पुल में। पुल में। मतलब किसमें है? अगर कोई बड़ी सी अलमारी है, ठीक है ना, हाँ और उसको तुम्हें मूव कराना है, पुश में ज्यादा हम्म फोर्स लगाना पड़ता है या पुल में ज्यादा फोर्स। पुल में, पुल करने में। क्यों। क्योंकि वो बॉडी तुम्हारी हाइट से ऊपर निकल जाएगी हाँ, ना। क्योंकि बॉडी तो क्योंकि पुश, देखो बस इतना ध्यान रखना है, जो भी बॉडी दे रखी उस पर रिएक्शन आप फोर्स जो भी दिया हुआ है फोर्स से हम्म रिजॉल्व करके रिएक्शन निकाल लो, जिसमें रिएक्शन ज्यादा आ रहा होगा उसमें आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और जिसमें रिएक्शन कम आ रहा होगा उसमें फोर्स, क्लियर है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो जो टोटल फोर्स आता वो आता एम ब्रैकेट में एम ए ए प्लस प्लस म्यू एम जी। म्यू जी, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन ये बस आ जाता कॉस बीटा माइनस, है ना। अच्छा एक चीज और है इसमें, हम पीछे ये चीज मिस कर गए कि म्यू की जगह जब tan थीटा रखा था तो ऊपर नहीं रखा, ठीक है। अगर हम ऊपर भी tan थीटा रख देंगे तो ये कुछ और फॉर्मूला जाएगा अच्छा यहाँ पे। अमन, हाँ यहाँ पे जैसे फार्मूला नीचे लिखे हो तो बीटा तो पता चल रहा है कौन सा हाँ, एंगल है, और थीटा कौन सा एंगल है? बीटा यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अगर तुमको थीटा बनाना है तो भी फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे मान लो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है एफ आर, ठीक, हम्म और ये रिएक्शन है, फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट निकाल लो, हम्म रिजल्टेंट जितना एंगल बना रहा होगा वह से यही हम्म। थीटा है, अच्छा, ठीक है। यही क्या है, थीटा है, फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा इसमें म्यू की जगह हम अगर वो लिख देते जो हम बोल रहे थे, म्यू की जगह यहाँ पे म्यू की जगह साइन अपॉन कॉस लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे ये बन जाता, यहाँ साइन आ जाता, फिर एलसीएम लेके कॉस आ जाता, तो ओवरऑल फॉर्मूला जो बनता ना कॉस कट जाता और ये बन जाता साइन थीटा, ये बन जाता ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी यही होता, बन जाता ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो तो ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में जनरली कम फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं मिनिमम फोर्स, कम फोर्स बाय फुल बॉडी को पुल करने में ही मिनिमम फोर्स लग रहा है, को पुल करने में मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेशन जीरो ले लेंगे, फोर्स कितना आ जाएगा एम म्यू एम जी। एम जी साइन थीटा ऑन कॉस थीटा माइनस थीटा। अब हम चाहते हैं कि फोर्स मिनिमम हो जाए, फोर्स मिनिमम तब हो सकता है जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना। एक फोर्स और डिनोमिनेटर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर मिनिमम फोर्स के लिए कॉस बीटा माइनस थीटा जो होना चाहिए बी मैक्सिमम, ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। हम जानते हैं कॉस बीटा माइनस थीटा की यानी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, हम्म तो एंगल पे होता है, हम्म। और जीरो की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से तो कॉस दोनों बीटा तरफ से थीटा हटा दो तो बराबर कितना बीटा इक्वल टू पड़ेगा? थीटा आएगा, यानी कि हम्म अगर आपको इसे मिनिमम फोर्स लगा के पुल करना है तो आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं पुल करेंगे, आप उस एंगल पे पुल करेंगे जो इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है? हम्म। आप उस एंगल पे इसको करेंगे जो इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन। थीटा की जगह थीटा अगर यहाँ रख दो तो एफ मिनिमम जो आ जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा, एफ मिनिमम का जो फॉर्मूला आ जाएगा एम जी साइन, क्लियर है।
मेरे हिसाब से इसीलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करने की वजह यही है कि हम जहां भी मिनिमम फ्रिक्शन निकालना होगा वहां पे हम लगाएंगे वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगाएंगे। क्लियर है? चाहे अभी आगे देखेंगे इंक्लाइंड वाला केस में भी यही होगा। हाँ तो खैर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कभी भी पूछे कि किस एंगल पे किसी बॉडी को पुल किया जाए तो मिनिमम फोर्स लगाना पड़े उसको मूव कराने के लिए, तो आंसर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे उसको का क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक बॉडी रखी है, ठीक है, और इसका जो इंक्लिनेशन है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अल्फा है। ये इंक्लिनेशन इतना कम है कि बॉडी खुद से नीचे नहीं आ रही है, यानी ये इंक्लिनेशन अल्फा जो है वो रिपोज एंगल से कम है, कम कहना चाहिए, और ये बॉडी इस पे रखी है। अब इस बॉडी को ठीक है मान लेते हैं हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मूव अप करना चाहते हैं, ऊपर की ओर मूव कराना चाहते हैं, यानी कि इसको हम इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक जनरल केस ले रहे हैं, मान लेते हैं हमने इस पे फोर्स लगाया एफ पर पुल करना है ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। पुशिंग फोर्स भी मान सकते हैं, नो डाउट पुशिंग फोर्स अगर हम मानेंगे कि मान लेते हैं कोई ऐसे फोर्स लगा के इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है तो वो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, तो ये केस ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो मान दो लेते हैं कंडीशन बनेंगे ना, हाँ मान लेते हैं इसको हम एक हाँ ऊपर ले एक जाने वाला पैरेलल अलग टू और नीचे इंक्लाइन लाने वाला प्लेन, अलग। पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, और या फिर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक जनरल केस मान ले रहे हैं कि जो इंक्लिनेशन है उसके बीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक। फिर क्या करो, इस फोर्स को निकाल लो, अगर तुमको पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन के लिए आंसर निकालना है तो बीटा को 0 ले लो, ठीक है। ठीक ठीक और ये देखो कि मिनिमम कब लगेगा, ठीक है। ठीक। पहले एफ की वैल्यू निकालनी। अच्छा यहाँ पे एक्सेशन ना लो क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें एक्सेशन की जरूरत हमको लेने की जरूरत नहीं। अगर एक्सेशन लेना हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं, जैसे पीछे लिए तो वैसे ही ले सकते हैं। तो एक्सेशन ना लो, बस वो फोर्स निकालो जिससे बॉडी ऊपर मूव करे, ठीक है, बीटा एंगल पे। तो सॉल्व करो फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये हमने ऐसे एक केस लिया है, इस बॉडी को हमको ऊपर खींचना है, बीटा एंगल पे फोर्स है। अब जो जो चीजें हैं उनको वही रिजॉल्व करने वाला खेल है। मान लेते हैं इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा r, ऐसे। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, हाँ? अगर हम इस mg को सॉल्व करें इधर की ओर आएगा mg cos अल्फा की डायरेक्शन में आएगा mg sin sin अल्फा। अल्फा आएगा। अब इस फ्रिक्शन इस फोर्स हम फोर्स इस ये फोर्स है, इसको देखो, इस फोर्स को, ये फोर्स का ए इस डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस बीटा आएगा। सर कुछ कह रहे हैं आप? कह रहे हैं हमारा डेटा खत्म हो गया है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा ठीक अभी, है, कोई फिर- इशू, अब बाद में देख लीजिएगा। तो एफ कॉस बीटा इधर आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन बीटा। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए। तो क्योंकि हम इस बॉडी को ऊपर की ओर मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्लिप के अपोजिट लगता है, तो ये बॉडी स्लिप ऊपर की ओर करेगी, फ्रिक्शन फोर्स हम नीचे की ओर मानेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें एक और हम चीज पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम ये पूछ रहे हैं कि कितना फोर्स लगाएं ताकि ये बॉडी ऊपर मूव करे। मान लेते हैं विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये बॉडी ऊपर की ओर मूव करे सरफेस विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के एक्सप्रेशन साथ, तो उस केस में भी 0 हो जाएगा। हाँ, एक्सेशन 0 मान के चले, कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर की ओर मूव करे, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हम ये कह दें कि फोर्स निकालना है रिक्वायर्ड होल्ड बॉडी, बॉडी को होल्ड रखना है, बॉडी को क्या रखना है, होल्ड रखना है। मतलब मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं और आपसे कहा गया कि ये बॉडी बस होल्ड रखो, ये गिरने स्लिप ना होने पाए, ठीक है। आप समझ रहे हो कि नहीं? समझ आया? बॉडी को सिर्फ होल्ड रखना है, उस केस में सब कुछ यही होगा, पर फ्रिक्शन फोर्स पता है कितना लगेगा?
सब कुछ ऐसे ही होगा, सब कुछ यही सॉल्व होगा, बस फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगेगा? यानी कि वो बॉडी स्लिप कर रही होगी। हाँ, क्योंकि बॉडी स्लिप कर रही नीचे की ओर और हम उसको होल्ड रखना चाहते हैं। तो जो हमारा एफ कॉस बीटा है वो तो इसे होल्ड करने में मदद करेगा ही, लेकिन और फ्रिक्शन भी हमारी हेल्प करेगा इसको होल्ड रखने में। मतलब जब आप इसको होल्ड सिर्फ रखना चाहते हैं तो फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रहा है, हाँ। लेकिन जब आप अपने फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करके उसको ऊपर खींचना चाहते हो तो फ्रिक्शन आपका अपोज करने लगेगा। ठीक है, ये ट्रिकी पार्ट है। इस ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कहता है कि सिर्फ होल्ड करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो निकालो। ठीक है, कि इसमें जब होल्ड करने के लिए आपको फोर्स निकालना हो तो फ्रिक्शन को अपोजिट ले लेना। ठीक है, और बाकी पूरा डेरिवेशन ऐसा ही रहेगा। तो इस केस में देखो साफ दिख रहा है कि एफ, पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन और एफ साइन बीटा ऊपर की डायरेक्शन में, आर प्लस एफ साइन बीटा इक्वल टू, इसके जस्ट अपोजिट है mg cos अल्फा। यहाँ से रिएक्शन आ जाएगा m cos अल्फा माइनस एफ साइन बीटा कर देते हैं, और फिर हम मान लेते हैं कि एफ cos बीटा ऊपर क्यों लग रहा है, mg साइन अल्फा, और एफ आर नीचे क्यों लग रहा है, तो एफ cos बीटा जो होगा बराबर हो जाएगा mg साइन अल्फा प्लस एफ आर के एफ cos बीटा m साइन अल्फा प्लस एफ आर की जगह आ जाएगा म्यू आर, और आर की वैल्यू ये आ जाएगी mg cos अल्फा माइनस एफ साइन बीटा। में भी म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ म्यू आ जाएगा और यहाँ भी म्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एफ निकालना है ना तो इसको ले आएंगे, एफ की वैल्यू हो जाएगी mg कॉमन साइन अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा, फिर डिवाइड में इधर आके प्लस करेगा एफ cos बीटा प्लस साइन बीटा। क्लियर है? क्या फोर्स चाहिए होगा? ठीक है, अभी इस ये फोर्स चाहिए इसको ऊपर पुल करने के लिए। अगर इसको होल्ड करने के लिए फोर्स निकालना होता तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, माइनस आ जाता। अब माइनस आता तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आता। ठीक है, एफ होल्ड जो आता वो यहीं पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। एफ होल्ड जो आता वो क्या आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता और यहाँ प्लस आता। इधर आके माइनस हो जाता, यानी नीचे माइनस आ जाता कॉस बीटा माइनस म्यू साइन बीटा, और यहाँ माइनस आता है यानी कि mg कॉमन साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो, क्या होल्ड करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता? नहीं, होल्ड करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता। तो अगर दोनों में एक्चुअल में हम देखो। बता रहे, सुनो, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस देके कंफ्यूज हो, लेकिन तुम ये हाँ हाँ सोचो जब म्यू की जगह तुम साइन अपॉन कॉस रखोगे, हाँ हाँ ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो नीचे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। समझ गया। ठीक है, तो ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक ठीक। क्लियर हो गई बात ना, मतलब ये होल्ड हाँ। और इसमें डिफरेंस समझ में आया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गया समझ गया। ओके, अब अगर हमको मिनिमम फोर्स निकालना है तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, वही म्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम मिटा रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद यहाँ तक क्या हमारा फोर्स आ गया था। अब हम क्या कर सकते हैं, म्यू की tan थीटा रख देते हैं। यहाँ पे थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और tan थीटा यानी sin थीटा। जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे एफ इक्वल टू mg साइन अल्फा प्लस म्यू प्लस साइन cos अल्फा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos b प्लस sin थीटा sin अल्फा, इसको एलसीएम ले लेंगे। जब यहाँ पे इसके नीचे 1 मान के इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, cos कट जाएगा, यहाँ cos आ जाएगा, यहाँ भी cos आ जाएगा। हाँ तब बनेगा बस एक बनेगा f इक्वल cos इंटू साइन, क्या आ जाएगा mg, साइन तक साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, यानी Cos A ऊपर sin। बनेगा साइन ए प्लस बी का बनेगा, हाँ ऊपर बनेगा साइन अल्फा प्लस थीटा, और नीचे देखो cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b, cos ए माइनस b का फॉर्मूला होता है। ये बनेगा हाँ cos
यहाँ पे बीटा था, यहाँ क्या था, cos थीटा cos बीटा आएगा और sin थीटा sin अल्फा, यानी कि cos है cos बी प्लस नहीं sin नहीं, है sin बी। तो यहाँ फॉर्मूला ही कहाँ बनेगा, यहाँ अल्फा नहीं है, यहाँ बीटा है, हाँ तो यहाँ फॉर्मूला नहीं बन रहा यहाँ है। तो नीचे फॉर्मूला नहीं, ऐसे ही रहेगा, नीचे रहेगा cos थीटा cos बीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा sin अल्फा आया है यहाँ, और ये cos थीटा है वो ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ तो कट ही जाएगा, cos थीटा तो खैर कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। अमन, लेकिन हाँ हम कुछ लोग नहीं गलत लिखे हो, नीचे हम लोग के फार्मूले में है cos बीटा प्लस म्यू sin बीटा आया है। sin बीटा आया है, तो हाँ। क्या गलत है, sin बीटा ही आना नहीं, ठीक है, तो बीटा है तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये नीचे बन जाएगा फॉर्मूला cos बीटा प्लस बीटा माइनस थीटा, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीटा बड़ा है या थीटा, कि cos के अंदर निगेटिव भी आ जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये f आ गया, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी एक्सप्रेशन नहीं लिया था, अब अगर हमको मिनिमम फोर्स निकालना है क्या करेंगे, फॉर मिनिमम फोर्स के लिए हम बीटा माइनस थीटा को जीरो ले लेंगे, क्यों कि cos जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है, हाँ। बीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा, वही चीज हो गई, बीटा हमारा एंगल ऑफ फोर्स था ना, यानी हमें फोर्स लगाना होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के एंगल पे, क्लियर है। हाँ। हमेशा यही केस आता है, हॉरिजॉन्टल में भी यही रिजल्ट आया था और इंक्लाइंड में भी यही आया, ठीक है, ठीक। कि अगर आपको मिनिमम फोर्स निकालना है, मिनिमम फोर्स लगाना है, तो आपको वो फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगाना होगा, यहाँ पे ठीक। रख दो ये वैल्यू, ये तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर पे mg sin अल्फा प्लस थीटा, केवल याद। अब इसमें हमने बॉडी को ऊपर पुल किया था, ऐसे ही बॉडी को अगर नीचे पुल किया जाए उस केस में फोर्स क्या आना चाहिए वो खुद से निकालना तुम लोग, ठीक है, और ठीक है। ये देखना कि वो मिनिमम कब आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही डेरिवेशन है, कोई चेंज नहीं है, देखो डेरिवेशन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, बस वही फोर्स रिजॉल्व करो और इधर उधर करके आंसर आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे बात करेंगे, अब यहीं पे एंड करते हैं।